हेलो फ्रेंड, एनबीके जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि बीपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए हिस्ट्री, स्पेशली जो बिहार का जो बिहार से संबंधित फ्रीडम मूवमेंट है, बिहार से संबंधित जो भी फैक्ट है के साथ साथ जो करंट अफेयर्स से जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे लगभग 60 से 70% क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उसमें फैक्ट के साथ साथ अवधारणा, तथ्यात्मक के साथ साथ जो अवधारणा समझने वाली जो बात होती है वो भी मैंने इसमें रखा है। इसलिए किसी भी टॉपिक को मैं पकड़ता हूँ तो उसको पूरा डिटेल जितना भी हो सकता है उसको मैं पूरा करने का प्रयास करता हूँ। अगर कोई फैक्ट आप याद रखते हैं तो ऐसा आपको याद नहीं रहेगा जब तक वो पूरा समझते नहीं है। जस्ट लगे पूरा स्टोरी की तरह, फिल्म की तरह इसको समझना है। जो बीपीएससी है वो भी यूपीएससी के पैटर्न पर अपने आप को ढाल रहा है। उसी में जो फैक्ट के साथ साथ अवधारणा से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं उसमें फैक्ट के साथ साथ अवधारणा जितने भी डायमेंशन हो सकते हैं सभी को बताने का प्रयास किया है। लॉकडाउन के बाद वेब सीरीज का बहुत बड़े पैमाने पर प्रचलन हो रहा है। तो इसमें देखते हैं कि जो भी घटनाएं होती है उसमें लगभग 6-60 घंटे में पूरे स्टोरी को कवर किया जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए जितने भी विषय हैं उसको मैं 5-6 घंटा में सभी सब्जेक्ट को, हर एक टॉपिक को 5-6 घंटा में समाप्त करने का कोशिश करूँगा। इसी फ्रीडम मूवमेंट को लेकर मैंने पहले भी वीडियो 1857 का विद्रोह, राष्ट्रवाद का उदय, राष्ट्रीय आंदोलन का विकास जो कि 1885 से 1905 तक था, उससे मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन है, जिसका कि पीरियड होगा 1905 से 8 के बीच में। तो जो स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन था वो सरकार द्वारा बंगाल विभाजन के विरोध में स्टार्ट हुआ था। ये कुछ आप हमने ये यहाँ पे फोटोग्राफ देने की कोशिश किया कि बंगाल विभाजन किस रूप में हुआ। तो यहाँ पे देखते हैं कि बंगाल को दो भागों में बांटा गया था, एक पश्चिमी बंगाल, एक पूर्वी बंगाल। अब पूर्वी बंगाल में असम का पार्ट था। तो इसमें एक पूर्वी बंगाल असम को, जिसकी की जनसंख्या 3.1 करोड़ था, जो इसके साथ साथ शेष बंगाल जो कि पश्चिमी बंगाल था उसकी जनसंख्या 5.4 करोड़ थी। उसी पश्चिम बंगाल में उस समय बिहार भी शामिल था, उड़ीसा भी शामिल था। इसमें देखते हैं कि गवर्नमेंट का जो तर्क था कि क्यों बंगाल विभाजन जरूरी था। तो उसमें उनका गवर्नमेंट का कहना था कि बंगाल प्रांत इतना बड़ा है कि इसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सही से नहीं चल पा रहा है। उसमें आए दिन कुछ न कुछ लूटपाट घटनाएं हो रही थी, मतलब लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो रहा था। उसी को ध्यान में रखते हुए उनका कहना था कि बंगाल विभाजन आवश्यक है। जो असम का एक प्रॉब्लम था, असम उस समय भी बंगाल का पार्ट था। तो उसमें जो उनके द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा तर्क दिया गया कि जो सिविल सेवा के लिए एक अलग कैडर तैयार किया जाएगा। उसके साथ साथ गवर्नमेंट का यह भी कहना था कि जो व्यापारिक लाभ हैं चाय बागानों, तेल एवं कोयला उद्योग को, उनको हितों की रक्षा की जाएगी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में उसमें बड़े पैमाने पे चाय बागान एवं असम से बड़े पैमाने पे तेल एवं कोयला का खाद्यान्न खनन स्टार्ट हो चुका था। लेकिन अगर हम दूसरे रूप में देखें एक्चुअल रूप में क्या था, तो एक्चुअल रूप में काफ़ी अलग था। जो राष्ट्रीय आंदोलन बड़े पैमाने पर बंगाल में हो रहे थे उनको विभाजन कर उनको राष्ट्रीय आंदोलन को गतिविधियों को रोकना था। इसमें गृह सचिव जो रिजले थे उनका जो स्टेटमेंट है कि अविभाजित बंगाल एक बड़ी ताकत है और विभाजित होने पर यह कमजोर हो जाएगी। इससे स्पष्ट पता चलता है कि जो वास्तविक एक्चुअल जो उद्देश्य था बंगाल विभाजन का, तो जो उसमें राष्ट्रीय आंदोलन का जो डेवलपमेंट हो रहा था उसको कमजोर करना था। उसी प्रकार जो हिंदू मुस्लिम के बीच में दोनों को बीच में लड़ाकर फूट डालो और राज करो की नीति के द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन को रोकना था। उसमें हम लोग देखते हैं कि मुस्लिम लीग का स्थापना आगे चल कर होती है। जो एक पर्पस ये भी था कि जो बंगालियों को विभाजन करके पश्चिम बंगाल में बंगालियों को अल्पसंख्यक बनाना था। भाषा के आधार पर हम लोग देखते हैं कि जो बंगाली भाषा बोलने वाले जो लोग थे वो अल्पसंख्यक हो गए थे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पे हिंदी या उड़िया बोलने वाले लोग रह गए थे। तो ये जो एक कुछ एक्चुअल फैक्ट था कि बंगाल विभाजन क्यों हुआ। हम लोग आंदोलन की शुरुआत हम लोग देखते हैं, इसमें 3-4 डेट इंपॉर्टेंट है जो कि आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है।
एक्चुअल रूप में अंग्रेज सरकार ने बंगाल विभाजन की सार्वजनिक घोषणा दिसंबर 1903 में की थी। उसके बाद जुलाई 1905 में उसकी घोषणा की थी 1903 में। लेकिन जो एक्चुअल रूपरेखा था कि घोषणा किस प्रकार से हो गई, उसकी तिथि है जुलाई 1905। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल प्रदर्शन हुआ। जो स्वदेशी आंदोलन था बंगाल विभाजन के रूप में, जो राष्ट्रवादी नेता थे उन्होंने बस एक्चुअल रूप में शुरू किया। उसका डेट था 7 अगस्त 1905। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन विधिवत रूप से लागू हुआ। तो ये कुछ 3-4 डेट है, उसको याद रखने की आवश्यकता है। दिसंबर 1903 जो कि सार्वजनिक रूप से सरकार ने घोषणा की थी, लेकिन उसमें रूपरेखा नहीं था। रूपरेखा के साथ उन्होंने जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप में विधिवत स्टार्ट हुआ और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन विधिवत रूप से लागू हुआ। तो इसे मैं रिपीट कर रहा हूँ कि थोड़ा डेट है, इसको कभी कभी पूछ देता है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो टाउन हॉल में होती है अगस्त 1905 में होती है, जो कि बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था। इसमें कुछ प्रमुख नेता हैं, उनका मैंने नाम यहाँ पे दिया है। सूर्यनाथ बनर्जी, कृष्ण कुमार मित्र, तिलक घोष, बिपिन चंद्र पाल, राजपत राय, मतलब बाल लाल काफ़ी फेमस हैं बंगाल विभाजन में और स्वदेशी आंदोलन में बढ़ चढ़ के उन्होंने भाग लिया। जिस दिन 16 अक्टूबर 1905 का बंगाल विभाजन ऑफिशियली रूप से घोषित हुआ, उस दिन शोक दिवस के रूप में पूरे बंगाल में मनाया गया। कहा जाता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर के आह्वान पर उस दिन रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया गया। काफ़ी लोग गंगा में स्नान किए, एक दूसरे के कलाई पे रक्षा बंधन मतलब धागा बांधे। ये कुछ कार्यक्रम का कि स्वदेशी आंदोलन किस रूप में चलाया जाए, तो उसमें था कि विदेशी बसों का बहिष्कार करना है, जितनी भी संस्थाएं उनका भी बहिष्कार किया जाना है, हड़ताल करके जो प्रशासन है लॉ एंड ऑर्डर को पंगु बनाना है। इसमें इस समय पहली बार मिडिल क्लास महिलाएं काफ़ी बढ़ चढ़ के प्रदर्शन में भाग लिया, तो ये काफ़ी बड़ी उपलब्धि है। इसमें कुछ सोशल रिफॉर्म भी की उस समय किया गया बड़े पैमाने पे, जैसे कि बाल विवाह, दहेज प्रथा पे रोक, शराबखोरी वगैरह, इसके खिलाफ मतलब एक आंदोलन चलाया गया। उस अनुसार जो सेल्फ डिपेंडेंट होने की बात की जाए, स्वदेशी के तहत विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। तो बहिष्कार करने के बाद जो नीड है लोगों का, उसके लिए आत्मनिर्भरता की बात की गई। उसके तहत स्वदेशी एवं राष्ट्रीय शिक्षा पे काफ़ी बल दिया गया और स्वदेशी उद्योग एवं कल कारखाने जो पे निर्माण बड़े पैमाने पे किया गया। ये कुछ वर्किंग स्टाइल है किस तरह से स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। तो इसमें था कि समितियों का गठन करके जनता को लामबंद किया गया, मजदूरों को हड़ताल करके जनता को संदेश दिया गया। इसी प्रकार धार्मिक प्रतीकों का भी उपयोग किया गया, जिसमें कि गंगा स्नान जिस दिन विधिवत रूप से घोषणा हुआ था उस दिन गंगा स्नान, रक्षाबंधन ऑलरेडी मैंने चर्चा किया, इस बड़े पैमाने पर हुआ। जो वंदे मातरम का जो नारा है इसमें काफ़ी फेमस हुआ था उस समय। इसमें जो पारंपरिक त्यौहार थे, धार्मिक मेला थे, लोक संगीत, नाटक, इसके माध्यम से भी आंदोलन का बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार किया गया। तिलक ने गणपति महोत्सव जो 1993 में और शिवाजी जयंती जो 1895 में स्टार्ट किया था महाराष्ट्र में, खासकर मुंबई और पुणे में, उसका भी उपयोग बड़े पैमाने पे स्वदेशी आंदोलन के दौरान पूरे देश में स्पेशली बंगाल में किया गया। आंदोलन का प्रसार देखते हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन कभी कभी आते हैं। इसमें देखते हैं कि जो आंदोलन का प्रसार हुआ सिर्फ बंगाल विभाजन में जो स्वदेशी आंदोलन चलाया गया वो सिर्फ बंगाल तक सीमित न रहा के पूरे देश में चलाया गया। इसमें देखते हैं कि तिलक ने मुंबई, पुणे और मुंबई में, अजीत सिंह और लाजपत राय ने पंजाब और उत्तर प्रदेश में, सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में और चिदम्बरम पिल्ले और बिपिन चंद्र पाल ने मद्रासी प्रेसिडेंसी में इसको लोकप्रिय बनाया। तो ये कुछ नाम है, किसने कहाँ पे उसको लोकप्रिय बनाया, इसको थोड़ा याद रखिए, इससे क्वेश्चन आते हैं। उस समय ये जो हम लोग बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन देख रहे हैं वो उसका पीरियड है 1905 से लेकर 1908 तक। तो इस समय 3 बैठक कांग्रेस की हुई। 1905 में बनारस अधिवेशन, 1906 में कलकत्ता अधिवेशन और 1907 में सूरत अधिवेशन। तो इसका कुछ इंपॉर्टेंस है, इस पर क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की, लेकिन उसमें 2 प्रस्ताव पारित किया गया। जो कर्जन की जो बंगाल विभाजन किया गया था उसका आलोचना की गई,
खासकर जो स्वदेशी अभियान है उसको चलाने की बात कही गई। 1977 अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, उसमें कहा गया कि कांग्रेस का जो लक्ष्य है वो अन्य उपनिवेशों जैसा कि आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया में उस समय स्वशासन जैसा चल रहा था, उसी तरह से स्वशासन और स्वराज की मांग की गई। उसी प्रकार स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा में समर्थन के लिए प्रस्ताव पारित किया गया। जो 1907 में सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी, उसमें कांग्रेस में फूट हो गई, जिसमें कि सूरत फूट कहते हैं, सूरत विभाजन, जिसमें उदारवादी और उग्रवादी दोनों अलग हो गए हैं। तो ये कुछ 3 अधिवेशन, उसमें क्या कहाँ हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने की, क्या प्रस्ताव पारित हुआ, तो इसको थोड़ा याद रखिए आप। अब स्वदेशी आंदोलन का, बंगाल विभाजन के बाद जो स्वदेशी आंदोलन हुआ तो सामाजिक आधार क्या था, इससे क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, खासकर मेंस में पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफी इंपॉर्टेंट है। इस पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से समझने के लिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। इसमें बड़े पैमाने पर छात्र जो स्टूडेंट थे उन्होंने इसमें हिस्सा लिया। इसमें राष्ट्रीय आंदोलन को बड़े पैमाने पर उन्होंने आगे बढ़ाया। स्वदेशी जो आंदोलन चल रहा था, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हो रहा था, उसको करने में, धरना प्रदर्शन में काफी बड़ी भूमिका निभाई। पहली बार देखते हैं कि जो मिडिल क्लास फैमिली की जो महिलाएं थी, अपने घर की चारदीवारी से बाहर आके बड़े पैमाने पर धरना और प्रदर्शन उन्होंने भाग लिया। उसमें कुछ मुस्लिम वर्ग थे, उन्होंने भी इस स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया था, लेकिन इनका जो प्रतिनिधित्व था काफी कम था। उच्च एवं मध्य वर्ग के जो अधिकांश नेता थे या तो उससे दूर रहे या विभाजन के समर्थन में उन्होंने साथ दिया। इसी का हम लोग देखते हैं कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, फूट डालो राज करो, उसी के तहत आगे चल के मुस्लिम लीग का स्थापना होता है और सांप्रदायिकता का जो सांप्रदायिकता का शुरुआत होती है। ये तो बहुत पहले से ही आ रही थी, लेकिन उस समय बड़े पैमाने पर सांप्रदायिकता देखा जाता है, जैसा कि आगे चल के जो भारत पाकिस्तान का विभाजन होता है उसमें हम लोग देखते हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो आंदोलन का जो सामाजिक आधार था वो ज़्यादा व्यापक नहीं था। इसमें जमींदारी जो थी, उनके कुछ वर्ग, छात्र, महिलाएं, शहरी और जो कस्बे के जो निम्न वर्ग के थे, लोअर क्लास के थे, उन लोगों ने प्रमुख भूमिका निभाई। लेकिन ज़्यादातर लोग बंगाल विभाजन या स्वदेशी आंदोलन से दूर ही रहे। इसमें हम लोग देखते हैं कि जो स्वदेशी आंदोलन था उसमें गवर्नमेंट का प्रतिक्रिया क्या थी। शुरू में तो आंदोलन को गंभीरता से सरकार ने नहीं लिया, लेकिन जैसे जैसे आंदोलन बढ़ता गया, स्वदेशी आंदोलन के तहत विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार एवं राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में जब ये बढ़ने लगा तो इसमें सरकार ने कठोर नीति अपनाई। इसमें एक इम्पॉर्टेंट है कार्डराइज सर्कुलर, जो कि अक्टूबर 1905 में लागू की गई थी, इम्पॉर्टेंट है। अगर इसमें देखते हैं कि बड़े पैमाने पर छात्रों ने इस आंदोलन में भाग लिया था। इसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने कार्डराइज सर्कुलर निकाला। कार्डराइज सर्कुलर ये था कि उसमें जो स्कूल के प्रिंसिपल थे उनको डायरेक्शन दिया गया कि छात्रों को इस आंदोलन से अलग रखिए, नहीं तो आपको जो सरकारी सहायता स्कूलों को दी जा रही थी एवं छात्रों को जो छात्रवृत्ति स्कॉलर से दिया जा रहा था उसको रोक दिया जाएगा। जो वंदे मातरम के गायन पर प्रतिबंध लगाया गया, उस अनुसार अनेक कानून भी इसमें बनाए गए। इसमें कुछ कानून हम देखते हैं कि जो राजद्रोही सभा अधिनियम 1907 लागू किया गया, भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1908 लागू किया गया, फौजदारी कानून संशोधित अधिनियम 1908 लागू किया गया एवं भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 लागू किया गया। तो ये सब कानून थे जो कि आंदोलन को दबाने के लिए लाया गया था। हम लोग देखते हैं कि इसमें तिलक को गिरफ्तार करके मांडलिया जेल भेज दिया गया था एवं अरविंद घोष एवं विपिन चंद्रपाल सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिए थे। मुस्लिम सांप्रदायिकता को उभारने में भी सरकार ने बड़े पैमाने पर काम किया। उसी का आगे चलकर हम लोग देखते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। इसमें इंपॉर्टेंट है कि इस आंदोलन का प्रभाव क्या क्या है, ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो इसमें देखते हैं जो वैचारिक आधार था राष्ट्रवाद का, उसको बड़े पैमाने पे ब्रॉड एरिया में अपनाया गया। अगर हम लोग देखते हैं कि जो पहली बार स्वदेशी आंदोलन था जो सिर्फ बंगाल तक विभाजन होकर पूरे देश में इसको चलाया गया, उसमें कुछ नई पद्धति जो थे, जैसे निष्क्रिय प्रतिरोध, अहिंसा, असहयोग, जेल भरना, समाज सुधार, जो कि हम लोग जब गांधीवादी युग हम लोग पढ़ेंगे उसमें देखेंगे इसका बड़े पैमाने पे उपयोग किया गया। तो उसका जो
उसमें स्वदेशी उसका जो बैकग्राउंड था वो स्वदेशी आंदोलन में हम लोग देख सकते हैं। उसी पर सर जो स्वदेशी आंदोलन के तहत बड़े पैमाने पर उद्योग धंधों की वजह से स्थापना की गई। इसमें कुछ नाम है, इसको थोड़ा याद रखिएगा। जैसे बीसी राव ने बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल सॉरी पीसी राय ने बंगाल केमिकल्स की स्थापना की। चिदम्बरम पिल्लई ने स्वदेशी स्टीम नेविगेशन की स्थापना की। उसी 1905 में प्रथम औद्योगिक सम्मेलन आरसी दत्त की अध्यक्षता में बनारस में हुआ। बंगाल में नेशनल कॉलेज ऑफ प्राइमरी स्कूल स्थापित की गई। इसमें डॉन सोसाइटी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये सब कुछ फैक्ट है जिसको आप लोग याद रखिए। ऐसे बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई, इसके प्रिंसिपल अरविंद घोष बने। 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई एवं वैज्ञानिक तकनीकी शिक्षा देने की इसमें बात कही गई। कल्चरल सांस्कृतिक क्षेत्र में हम लोग देखते हैं तो रविन्द्रनाथ टैगोर, रजनीकांत सेन आदि ने एक प्रमुख भूमिका निभाई। हम लोग टैगोर के द्वारा जो गीत लिखा गया था अमार सोनार बांग्ला, जो कि 1971 में जब बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ तो उसमें उसका राष्ट्रगान बना। एक गीत उस समय स्वदेशी आंदोलन के समय काफी फेमस हुआ था। इसमें सर दक्षिणा रंजन सिंह मजूमदार के द्वारा जो ठाकुर मार झूली दादी माँ की कथाएं भी थी, वो आज भी बच्चों के बीच प्रचलित है। तो ये सब कुछ फैक्ट है जिसको तो याद रखना है, क्वेश्चन इससे डायरेक्ट पूछे जाते हैं। कला के क्षेत्र में अभिनय टैगोर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो कि जो वेस्टर्नाइजेशन उस समय जो कला का था उसको मुगल राजपूतों की स्वदेशी पारंपरिक और अजंता की चित्रकला से प्रेरित लेकर स्वदेशी जो भावना था उसको उस आधार पर उन्होंने काम किया। 1906 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की जो पहली छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप थी वो नंदलाल बोस को मिला। उसमें सर विज्ञान के क्षेत्र में जगदीश चंद्र बोस और प्रफुल्ल चंद्र राय ने अनेक काम किए। तो ये कुछ फैक्ट है जो कि आपको याद रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि असफलता के कारण क्या था। तो आंदोलन के प्रति गवर्नमेंट ने कठोर दंडात्मक रवैया अपनाया, इसकी चर्चा हमने अभी की थी। अभी देखते हैं आंदोलन एक सक्रिय संगठन नहीं रूप ले सका। ऐसा कहा जाता है कि पूरे देश में था, लेकिन कोई संगठन का वो रूप नहीं ले सका, जिसका इसका जो आधार था वो भी पूरा व्यापक नहीं हो पाया। आगे चलकर नेतृत्व विहीन ही हो गया था, जिसमें हम लोग देखते हैं कि जो तिलक को जेल भेज दिया गया था, मांडले जेल था, अरविंद घोष एवं विपिन चंद्र पाल जो थे उनको निर्वासित कर दिया गया था। वो राजनीति से संन्यास लेके अलग हो गए थे। इसी अनुसार लाला लाजपत राय वगैरह उनको देश से निर्वासित कर दिया था। कांग्रेस के नेताओं के बीच बहुत झगड़े भी हो रहे थे, वो भी हम लोग देख रहे थे कि जो 2-3 मुद्दा था जिसमें कि उनका दोनों का उदारवादी और उग्रवादी का बहुत एक तरह का वैमनस्यता चल रही थी। वो मुद्दा था कि बंगाल जो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार था वो उदारवादी से बंगाल तक ही सीमित रखना चाह रहे थे, लेकिन जो उग्रवादी थे वो चाह रहे थे कि बंगाल के साथ साथ पूरे देश में इसका बहिष्कार हो। जो उदारवादी थे वो संस्थाओं को, जैसे कि न्यायपाल का हो गया, व्यवस्थापिका हो गया, इसका बहिष्कार नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन उग्रवादी थे जो कि विदेशी वस्तुओं के साथ साथ जो जितने भी संस्थाएं थी, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका एवं अन्य जितने भी ऑफिसेस थे उसका बहिष्कार करना चाह रहे थे। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग देखते हैं कि आगे चलते कांग्रेस में 1907 में जो कांग्रेस अधिवेशन सूरत में होता है उसमें दोनों अलग हो जाते हैं। इसका सामाजिक आधार भी ज़्यादा व्यापक नहीं था। हम लोग देखते हैं कि इसमें छात्रों और महिलाओं ने बड़े पैमाने पर भाग लिया था, लेकिन इसका जो सामाजिक आधार था वो काफ़ी व्यापक नहीं था। काफ़ी जो मुस्लिम वर्ग थे वो काफ़ी इससे अलग रहे एवं जो अपर मिडिल क्लास थे वो भी इससे अलग रहे। तो हम लोग एक देखते हैं कि कुछ रीजन था जिसे कि ये असफल, एक तरह से असफल ही कहा जाएगा, लेकिन असफलता के कहने के बावजूद भी बड़े पैमाने पे स्वदेशी आंदोलन सफल माना जाता है। लेकिन जो राष्ट्रीय आंदोलन था इसके बाद बड़े पैमाने पे राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ते हैं। इसमें सरकार का कुछ डिसीजन था जो कि आपको याद रखने की आवश्यकता है कि जो बंगाल विभाजन के बाद राजनीतिक सुधारों के लिए मिंटो द्वितीय ने 1906 में अरुंडेल कमेटी का गठन किया गया है। क्या अरुंडेल कमेटी, थोड़ा याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसमें इसका जो रिकमेंडेशन था वो बंगाल विभाजन के पक्ष में न देख के उनका कहना था कि पुनः संयुक्त करने की आवश्यकता है, दोनों को मिलाने की आवश्यकता है। उसी के आधार पर 1911 में दिल्ली दरबार होता है, बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है, तब भारत की जो राजधानी थी वो कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर किया जाता है। तो ये कुछ फैक्ट है और साथ साथ जितने इसमें जितने पक्ष हो सकते हैं, जितने डायमेंशन हो सकते हैं, सभी को हमने कवर किया।
अगर कुछ फैक्ट आप याद रखते हैं लेकिन वो अगर सब्जेक्ट को समझते हुए याद रखते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कुछ अब फैक्ट के साथ साथ कुछ अवधारणा की अवधारणा पर कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो यही कुछ मैंने बंगाल विभाजन पे कुछ मैंने एक वीडियो बनाया है। मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो काइंडली दूसरे के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।